ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल कांस्टेंट तक के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ अ सेल कांस्टेंट। ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कप्पा इज कंडक्टिविटी, आर इज रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंडक्टिव सेल। कंडक्टिव सेल के बारे में पढ़ा था हमने। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर, ये किस चीज़ के बने होते हैं बेटा? ये बने होते हैं प्लैटिनम के। किसके बने होते हैं बेटा? प्लैटिनम के बने होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमें एक ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए होता है तो हम उधर प्लैटिनम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को ही यूज़ करते थे। ठीक है ना। तो जी स्टार जो ये सेल कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होता है? एल बाय ए। और क्योंकि आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू कप्पा सॉरी एल अपॉन कप्पा इंटू ए, ये होता है। तो आप एल बाय ए को आर इंटू कप्पा लिख सकते हो, तो आप सेल कांस्टेंट को इससे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट होता क्या है? ये हमारे पास लेंथ अपॉन एरिया जो होता है। ठीक है ना। अगर मैंने एक बार ये कंडक्टिव सेल बना दिया है, फिर उसके बाद इसका कांस्टेंट तो ये हो गया है। ठीक है ना। अब कप्पा की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी, ये तो कांस्टेंट आ गया है। अब रेजिस्टेंस चेंज होगा जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करूंगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करूंगा यानी कि कप्पा की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो अपना रेजिस्टेंस भी अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना बेटा आपको कि ये इसको सेल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंडक्टिव सेल को जब मैंने बनाया तो इसका एरिया और इसकी लेंथ तो मैं अब चेंज नहीं कर पा सकता ना, ये तो बन चुका है ऑलरेडी। अब बस मैं इसमें से अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकता हूँ। उस इलेक्ट्रोलाइट चेंज होने की वजह से मेरे कप्पा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी, और जो कंडक्टिविटी चेंज होगी तो उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है ना। एक टेबल 3.3 दे रखी है, उसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना। कि कितने मोलैरिटी में कितनी कंडक्टेंस होती है। ठीक है ना। कितनी मोलैरिटी में कितनी कंडक्टेंस होती है। ठीक है ना। तो ये देख लेंगे हम। ठीक है ना। इस टेबल में देख लेंगे। देखो कंसंट्रेशन और मोलैरिटी यहाँ दी हुई है, मोल पर लीटर में या मोल पर मीटर क्यूब में। ठीक है ना। कंडक्टिविटी किस में दी हुई है? सीमेन पर सेंटीमीटर या सीमेन पर मीटर, ये होनी चाहिए थी। और तीसरी इस मोलर कंडक्टिविटी पर मोल में होगी कि एक मोल सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है ना। एक मोल सॉल्वेंट की कितनी है। ठीक है ना। तो इन्होंने इसके केसीएल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। सिर्फ ये केसीएल सॉल्यूशन की अलग अलग मोलैरिटी पे अलग अलग कंडक्टिविटी और अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने शो करी है। समझ में आ रहा है बेटा ये? ठीक है ना। इसमें अलग अलग शो करी है, तो ये टेबल में देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो वैल्यूज़ को समझेंगे। देखो अगर 1 है यहाँ पर वैल्यू, 1 मोल पर लीटर है तो 1000 मोल पर क्यूब, ये तो आप कन्वर्जन कर लोगे। ठीक है ना। तो अगर 1 मोल है उसमें सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 11.13 सीमेन पर मीटर। ठीक है ना। और मोलर कंडक्टिविटी कितना हुआ? जो भी मेरी वैल्यू आई थी उसको 10⁻⁴ मैंने क्या किया? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तभी पर मोल में आ जाएगा, पर मोल है ना। ठीक है ना। पर मोल के हिसाब से हमें निकालना है, इसलिए पर मोल निकाल लिया हमने। ठीक है ना। अब अब क्या करना है? अब इसमें और देखेंगे एक और चीज़। जैसे हमने कंसंट्रेशन को कम किया, अगली कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है ना, जैसी कंसंट्रेशन कम हुई कंडक्टिविटी कम हो गई, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी कंडक्टिविटी घटेगी। इससे हमें, इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन के घटने से, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है ना। कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो कंडक्टिविटी हमारी कम होगी ही। ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना। दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी अपने आप ही कम होगी ही। ठीक है ना। अपने आप ही कम होगी ही। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक बार हमने सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हम रेजिस्टेंस और के की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। रेजिस्टेंस और कप्पा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज कल बताया था। ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 टर्मिनल्स है। ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लिया, और यहाँ पर क्या करा बेटा? यहाँ पर ये कंडक्टिव सेल लगाया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगाया मैंने? कंडक्टिव सेल। ऐसे ही होता है। और यहाँ से यहाँ क्या जुड़ेगा बेटा? मेरा गैल्वेनोमीटर, जो कि इंडिकेट करेगा कि इसके थ्रू करंट कितना आ रहा है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर जब आपने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया तो मैं कैसे करूँगा? रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, किसी एक रेजिस्टेंस को
किसी एक रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, अगर ये सिलेक्ट किया तो इसको चेंज करना पड़ेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके अपोजिट वाले को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है ना, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है, मेरे को इसकी वैल्यू पता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये रेजिस्टेंस मेरा अननोन, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं C से बुला लूँगा, ठीक है ना, या फिर इसको RX बोल लेते हैं, RX ज़्यादा बेटर है। तो जब मेरे को RX की वैल्यू निकालनी थी, जब मुझे RX की वैल्यू निकालनी थी तो मैं कैसे निकालूंगा, अपने ब्रिजस्टोन ब्रिज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कि अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करो, अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है तो इसके थ्रू करंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो हमें इस रेजिस्टेंस को ऐसे चेंज करना है कि करंट इसके थ्रू कितना आ जाए, मेरा 0 हो जाए। जैसे ही ये 0 आएगा मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। मेरे को ये 3 वैल्यूज़ पता है, मैं RX की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। RX कैन बी रिटन एज R1 इंटू R3 अपॉन R2। एक बार मेरे को R पता चल गया, एक बार मेरे को R पता चल गया तो, और G मेरे को ऑलरेडी पता है, G स्टार मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, ऑलरेडी मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से K की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरा क्या था बेटा, G स्टार इज इक्वल टू क्या था मेरा, R इंटू कप्पा, ये था ना। दिस कैन बी रिटन एज कप्पा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R X, ठीक है ना। तो जो मेरी वैल्यू आई है, जो मेरी ये वैल्यू आई है, इसके थ्रू मैं सेल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका सेल कांस्टेंट मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था क्योंकि मैंने ही बनाया है इसे, इसकी लेंथ और इसका एरिया मैंने ही तो दिया है, तो इसका लेंथ और एरिया मैंने ही दिया है, मैंने ही सेल कांस्टेंट बनाया है, मुझे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। तो RX की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, और उससे मैं किसी भी सेल की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर कर सकता हूँ। दिस इज हाउ वी मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी मेजर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों का कल मुझे फ़ोन आया, मैसेजेस आए कि सर हमको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, नोट्स मेरे पास नहीं है, हम नोट्स कैसे बनाएं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि NCERT में जो दिया होता है समझ नहीं आता है। तो बेटा आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाने में मुझे टाइम लगेगा, ठीक है ना। मैंने अभी बताऊंगा, मैं पर्सनल रीज़न है कुछ, ठीक है ना, बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए पहले नोट्स बना लूँ इस समय, ठीक है ना, क्योंकि आपकी को चैप्टर्स भी स्पीड में चल रहा है और बाकी क्लासेस भी हैं। तो मेरे पास जैसे ही खाली टाइम होगा मैं आपको पक्का नोट्स बना के दे दूंगा। तब तक आप बस जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखते चलो, और ये जो मैंने वीडियोज़ हैं उनको देखकर दोबारा देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ क्वेश्चन में आप अटको, आप दोबारा वीडियो खोल के देख लो, आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि मैंने ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में हर चीज़ आ जाए, इजीली क्वेश्चन हो जाए, और मैं क्वेश्चंस भी करके आपको दिखाता ही हूँ कैसे करते हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपकी वैसे ही लाइव क्लास इसलिए होती है, कल लाइव क्लास में मैंने लॉग एंटी लॉग इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था। भले ही आपकी क्लास में मैंने बोला था कि सब बच्चे बोलेंगे तब भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बच्चे का बस मुझे मैसेज आया था, ठीक है ना, कि सर मेरे को एंटी लॉग और लॉग नहीं आता है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एंटी लॉग लॉग से, आप प्लीज़ पढ़ा दीजिए। और बायो वालों को तो सबको बोलना चाहिए था कि सर हमें एंटी लॉग लॉग नहीं आता है, प्लीज़ पढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे भी क्या मैथ्स में तो आपने ली नहीं रखी है, तो आपको मैथ्स में तो और आपको नहीं पता होगा एंटी लॉग लॉग क्या होता है, ठीक है ना। चलो फिलहाल आप समझ में तो आ गया है कैसे निकालते हैं लॉग और एंटी लॉग, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे मोलल कंडक्टिविटी के ऊपर कि क्या होती है मोलल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो अगर इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी मेरी वही रहेगी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। मैंने देखा था अभी कंसंट्रेशन चेंज करने में कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे। तो इसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब होता है कि पर मोल मतलब जितनी कंसंट्रेशन है उस पर कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बता सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है ना। इसको किससे डिवाइड करते हैं, लैम्डा एम से। आप बोलेंगे लैम्डा तो सर हम ऐसे बनाते थे, इसको कहते हैं बेटा ग्रीक लैम्डा, ग्रीक लैम्डा, ठीक है ना, इसको कहते हैं ग्रीक लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा एम कैन बी रिटन एज जो भी आपकी कंडक्टिविटी आई
मोलर कंडक्टिविटी तो पर मोल के हिसाब से निकाल दो, यानी कि उसके कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैं सी से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पर पाई इक्वल टू CRT लिख दिया था कंसंट्रेशन के लिए, यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ। अब कंसंट्रेशन आपकी कोई भी कुछ भी हो सकती है, चाहे आप मोलैरिटी में लिख लो, चाहे मोलैरिटी में लिख लो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो जो आप नीचे यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू रखोगे, मोलैरिटी रखोगे, उस हिसाब से उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मोलैरिटी रख लिया, तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो लीटर पर मोल आ जाएगी इसकी, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट तब आएगी आपकी, इसकी यूनिट तब आएगी सीमेन पर मीटर, ठीक है ना, अपॉन कंसंट्रेशन मैंने लिखी मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो सीमेन लीटर पर मोल्स मीटर, ठीक है ना, पर मोल्स मीटर। या फिर आप लीटर की जगह क्या लिख दो यहाँ पर, सीमेन मीटर क्यूब अपॉन मोल्स मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको नेक्स्ट पेज में मैं दिखा देता हूँ आपको करके, ठीक है ना। तो आपके पास अगर आपने माना आपने कंसंट्रेशन किस में लिया, यहाँ पर मोलैरिटी में ले लिया, तो मोलैरिटी में लोगे तो आपका आंसर आएगा सीमेन मीटर स्क्वायर प्लस पर मोल, ठीक है ना। किस में आएगा बेटा, किस में आ जाएगा बेटा, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। ये आपकी आएगी बेटा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। तो देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका तो जो भी मतलब आप इसकी यूनिट को थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी यूनिट हो सकती है सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो सेंटीमीटर, जो आपका वो होगा क्या कहते हैं, आपकी वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी जो क्या कहते हैं कप्पा भी होना चाहिए वो सीमेन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है ना, सीमेन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इस समय क्या करते हो आप, इसको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पर क्या करते हो, लेमडा एम, मतलब लेमडा एम अगर ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो उसको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा ये आप समझो, ठीक है ना, क्यों करना पड़ेगा, सॉरी 10 टू पावर 3 नहीं, 10 टू पावर 4 से, सॉरी 10 टू पावर 4 से क्यों करना पड़ेगा, देखो मीटर से सेंटीमीटर में आ गए ना आप सीधा। तो मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यानी कि ये अगर मैं 1 लिखूँ तो मैं लिखूँगा 10 टू पावर 4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसके बराबर लिखूँगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल 3.4, उसको हम करके देखेंगे, ठीक है ना। तो और इसको और अच्छे से समझेंगे कि हुआ क्या था, ठीक है ना, कैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि एक मोलर कंसंट्रेशन पे कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। जैसे जैसे आप मोल्स चेंज करोगे आपकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, 3.4 एग्जाम्पल देखना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिव सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल, ठीक है ना, 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा, इसमें 100 ओम दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दिया बेटा, और दिया आपका KCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी है, कितनी दी है बेटा, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर, यानी कि ये क्या मोलैरिटी दे रखी है, M दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दिया, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2 मोलर, ठीक है ना। इसको अगर मैं M को चेंज करके कितना कर दूँ, 0.2 मोल पर लीटर कर दूँ, ठीक है ना। ये M1 था, अगर मैं M2 ये कर दूँ तो मेरा R2 कितना होगा, पहले तो ये बात, ठीक है ना। KCl सॉल्यूशन इस, तो R2 मेरा कितना आ गया, 520 M आ गया, ये भी दे दिया इन्होंने, M2 और R2 भी दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, तो इसमें पूछ रखा है हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, कैलकुलेट द कप्पा
ठीक है ना, कनेक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और क्या निकालना है बेटा, लैम्डा एम निकालना है हमें, ठीक है ना। दो चीज़ें निकालनी है, के निकालना है और लैम्डा एम निकालना है, ठीक है ना। ऑफ 0.2 मोलर, और किसका निकालना है बेटा, 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन का, KCl सॉल्यूशन का, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना है और के निकालना है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है हमें, इसकी सेकंड वाले की, जो R2 वाला है उसकी निकालनी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। द कंडक्टिविटी, इसकी कप्पा क्या दिया था इन्होंने, इसकी कंडक्टिविटी यानी कि मेरे को K2 निकालना है, और K1 क्या दिया हुआ है मेरे को, K1 भी इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.29 सीमेंट पर मीटर, ठीक है। तो दे रखा है, ये सब क्यों दिया है बेटा, ताकि मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकूं, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट कैसे निकलता है बेटा, G स्टार, D स्टार इज इक्वल टू R इंटू कप्पा, ये था बेटा, ठीक है ना। तो इसके दिस कैन बी रिटन एज R1 इंटू कप्पा 1, ठीक है ना। जी हमेशा सेम होगा, चाहे R1 के लिए हो चाहे R2 के लिए हो, ठीक है ना, होगा ना। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू मेरी आ गई 1.29 सीमेंट पर मीटर इंटू 100 ओम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जी स्टार की वैल्यू मेरी कितनी आई, जी स्टार की वैल्यू मेरी आ गई कप्पा की वैल्यू इसमें तो जी स्टार की वैल्यू मेरी आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना, चाहे आप मीटर में रहे या चाहे सेंटीमीटर, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 129 सीमेन, सॉरी सीमेन तो कट गया ओम से, पर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर। तो जी स्टार मेरा आ गया पर मीटर में, और जी स्टार की यूनिट भी ये होनी चाहिए थी। देखो जी क्या होता है बेटा, L/A होता है, L मीटर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, तो आंसर पर मीटर में ही आना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मीटर इन्वर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, 129 मीटर इन्वर्स, ठीक है ना बेटा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें निकालेंगे कि अगर अब कंसंट्रेशन चेंज हुई, हमने तो जी की वैल्यू तो निकाल ली, हमने जी की वैल्यू निकाल ली, तो अब क्या निकालेंगे, 0.2 मोलर सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टिविटी कितनी आएगी, तो कप्पा 2, K2 कितना आएगा मेरा, K2 आएगा जी स्टार अपॉन R2, ये आएगा बेटा, आएगा ना बेटा, ठीक है। दोनों वैल्यू मेरे को पता है, ये दोनों वैल्यू मेरे को पता है, देखते हैं। जी स्टार की वैल्यू मेरे को पता है 129, और R2 की वैल्यू मेरे को पता है 520, है ना, ठीक है ना। आंसर निकाला हमने, इसका आंसर आया 0.248 सीमेन पर मीटर, ठीक है ना। सब कुछ मीटर में निकाल रहा हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मीटर में ही रखा है, ठीक है ना, सीमेन पर मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन देखेंगे। अब कंसंट्रेशन कितनी थी उसकी, 0.2 मोल थी, ठीक है ना, 0.2 मोल पर लीटर थी। तो लीटर को मेरे को अब मीटर में कन्वर्ट करना है, सब कुछ आंसर मेरा मीटर में आना चाहिए। तो देखेंगे 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है ना, पर लीटर है। लीटर को मेरे को मीटर क्यूब में करना है, तो कितना होता है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब होता है ना बेटा। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब होता है। कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1000 इंटू 0.02 मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। कन्वर्ट कर लिया मैंने, अब मेरा आंसर आ गया 20 मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन आ गई मेरी ये, दिस इज़ द कंसंट्रेशन, जो सी की वैल्यू थी, ठीक है ना, C2, ठीक है ना, C2 था ये मेरा। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, ये पूछ रखा है हमसे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड निकालनी है हमें, लैम्डा एम सेकंड का निकालना है। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है बेटा, कप्पा बाय C होती है। तो कप्पा की वैल्यू मैंने निकाली थी 0.248 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना, 0.248 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना, ठीक है ना। कितना आ गया मेरा आंसर, 124
इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेन पर सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना। ये वैल्यू मेरी किस में है, सीमेन मीटर में है, और ये मोल पर मीटर क्यूब में है, ठीक है ना। तो मेरा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। इसको सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, सॉरी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में करना है, तो उसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, इतना आके इतना आंसर आपका आ गया। तो इसकी मोल कनेक्टिविटी कितनी आ गई बेटा मेरे पास, मेरी कितनी आ गई मोल कनेक्टिविटी 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आप वैल्यू लिख लोगे, दोनों आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है ना। लास्ट में चाहे चेंज कर लो, चाहे स्टार्टिंग में चेंज कर लो, चाहे स्टार्टिंग में चेंज कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें और क्या है, ठीक है ना। ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मोलर कनेक्टिविटी और मेरा कप्पा और रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट इसमें क्या रिलेशन है, और मैं क्वेश्चन इसके आराम से सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि आगे क्या होगा, जब मैं मोलर कनेक्टिविटी में वेरिएशंस की बात करूँगा, तो थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर का और इस चैप्टर का मिक्स होकर आपका निकलेगा, और वो क्वेश्चंस करने थोड़े से टफ रहते हैं। तो वो पार्ट करने पे जाने के लिए, उस टॉप पार्ट को समझने के लिए अच्छे से ये वाला पार्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3.6 सॉरी 3.5, ठीक है ना, 3.5 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम इज गिवन, क्या है बेटा, एक कॉलम दे दिया है, उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर दिया है 0.05 रेजिस्टेंस, सॉरी कंसंट्रेशन दे दी 0.05 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दी है, ठीक है ना। उसका रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ NaOH सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, NaOH, ठीक है ना। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, डायमीटर की वैल्यू दे दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको कहते दिया लेंथ इस कितनी दी है बेटा, 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स, इतना दिया है आपको। गिवन क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया है, कंसंट्रेशन दिए, डायमीटर दिया है और लेंथ दी है, ठीक है ना। इससे आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डायमीटर लेंथ दे रखी है, G स्टार को कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। तो उन्होंने पूछा क्या क्या है इसमें बताना क्या क्या है बेटा, एक तो रेजिस्टिविटी बतानी है, यानी कि रो की वैल्यू बतानी है, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू बतानी है, और तीसरी वैल्यू बतानी है मोलर कनेक्टिविटी की, तीनों वैल्यू बतानी है। एक निकाल लेंगे तो दो, बाकी दोनों वैसे ही निकल जाएंगी, ठीक है ना। बाकी तीनों मतलब तीनों निकल जाएगी, एक निकालेंगे तो बाकी दोनों वैसे ही निकल जाएगी। कैसे करते हैं, पहले इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेल कांस्टेंट मेरा क्या होता है, L/A होता है ना बेटा। सेल कांस्टेंट क्या होता है मेरा, L/A होता है ना। लेंथ तो पता है मेरे को कितनी है बेटा, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना लेंथ। लेकिन मेरा जो डायमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं इसके हेल्प से क्या निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा। एरिया आएगा पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, πr² होता है ना बेटा एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है ना। तो वैल्यू निकाल ली इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 3.14, ठीक है ना। ऊपर आ गया 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। सब कुछ सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया, कट जाएगा। तो G स्टार की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, काटने में G स्टार की वैल्यू उसको कट करने के बाद जो भी आएगी वो लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कैन बी रिटन एज रो L/A, ठीक है ना, ये लिखा होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसमें क्या करना है, इस G स्टार में, ये यानी कि G स्टार है, तो रो इंटू G स्टार करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। R इक्वल टू रो इंटू G स्टार आ जाएगा। अब मेरे को रो की वैल्यू निकालनी है, पर पूछ रखा है ना रो, तो रो इसको कैन बी रिटन एज R/G स्टार। वैल्यू करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5.55 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.25 इंटू 3.14, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद मेरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है बेटा,
रेस्टिविटी वैल्यू आई मेरी 87.135, ठीक है ना। और होना क्या चाहिए, ओम, और ये पर सेंटीमीटर में, यानी कि ओम सेंटीमीटर, दिस इज एन ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी होती भी ऐसी है, ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है ना। अब मेरा जो के है मैंने बताया था वो 1/रो होता है, तो जैसे इसको इन्वर्स कर देंगे, 1/87.135, इसको इन्वर्स करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.01148 सीमेन पर सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, आपकी कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है ये सोच लेना है बस, कि हाँ कि आप जी स्टार निकाल सकते हो, तो आपका रेजिस्टिविटी और इसमें क्या आपका रिलेशन है। अगर रो जो होता है वो आपका 1/k होता है, ये आपको पता होगा, तो आप सीधे निकाल सकते हो। तो लैम्डा निकालना कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वैल्यू होती है, कप्पा अपॉन सी होता है। कप्पा की वैल्यू मेरे को पता चल गई कितनी है, 0.01148, कितनी बेटा, 1148, कितनी है वैल्यू। इसकी कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, 50 मोल पर मीटर क्यूब, और ये क्या था, सीमेन पर सेंटीमीटर था, पर सेंटीमीटर था ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में, या फिर इस मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर में करता हूँ कन्वर्ट, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा मेरे को। तो करके देखते हैं, कोई एक काम कर लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इसको 100 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 0.01148 अपॉन 50, ठीक है ना। और आपकी फाइनल यूनिट क्या आएगी, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, ये आपकी यूनिट आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे, 2 ज़र हो गया, 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना आएगा, 0.02296, ठीक है ना, 0.02296, ठीक है ना। तो इसको अगर 10 टू पावर में लिखना तो कैसे लिखेंगे, 2.229.6 इंटू 10⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। या फिर इसको 10 टू पावर 4 हटा के क्या लिख देंगे, ठीक है ना, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, इतना लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर मेरे को इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है ना। चेंज कर दिया ना, 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। 4 डिजिट के बाद लगाया मैंने पॉइंट, 1 2 3 4, इसलिए मेरा 10⁻⁻4 मैंने यहाँ लिखा। और ये 10⁻4 क्यों लिखा था मैंने, ताकि मैं इसको मीटर को सीधे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है ना, ज़्यादा मेरे को परेशानी ना उठानी पड़े। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और यूनिट्स को प्रॉपरली लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही से नहीं लिखोगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना बेटा, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कि क्या चीज़ कैसी यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या चीज़ किस यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक। अब क्या करना है बेटा, हाँ आगे चलेंगे। हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि क्या वेरिएशन है, ठीक है ना, कंडक्टिविटी में या मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के हिसाब से। जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बोथ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अगर आपकी कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ आयंस उसमें चेंज हो जाएंगे तो पक्का है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। और ठीक है ना, तो जैसे जैसे डिक्रीज होती है वो, और ये भी शॉर्ट है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे तो इतना तो पक्का है कि कंसंट्रेशन घटेगी तो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू तो कम होगी ही होगी, ठीक है ना, होगी ही होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी की वैल्यू कम हो जा रही है। लेकिन आप क्या कहोगे, ये वाले से जब इसको देखोगे आप, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर यहाँ तो कंसंट्रेशन मैंने नीचे ली की है, अगर मैं इसके बेसिस पे देखूँ कि अगर मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मेरी मोलर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, मेरी मोलर कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना, क्या ये बढ़ेगी या घटेगी।
तो देखते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी हमेशा कम होती है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। अगर ये वैल्यू कम हुई, इस वैल्यू के कम होने पे ये वैल्यू भी कम हो रही है, तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। अगर मान लो ज़्यादा कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पे जो के की वैल्यू है वो बहुत कम डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इस मतलब इसका डाउनफॉल ज़्यादा है इससे, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पक्का है कि लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाती है हमारी मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि कनेक्टिविटी तो कम हो गई आपकी, लेकिन कंसंट्रेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा जब कम होता है तब जाके कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना, तब जाके कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए जब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी तो कम होती है, लेकिन हमारी मोलर कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है ना। मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। तो मोलर कनेक्टिविटी विल इंक्रीज एज यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये कैसे देखा हमने, समझ में आया ना, कैसे देखा हमने, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना कम हो रहा है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो कनेक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम अमाउंट से डिक्रीज होती है, लेकिन कंसंट्रेशन जो कंपैरिजन कंसंट्रेशन का करोगे तो ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो इसका ओवरऑल जो वैल्यू जो इसका रेशियो आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका लैम्डा एम इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम होती है। यानी कि मोलर कनेक्टिविटी कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन की देखने की कोशिश करते हैं किसी कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, और उसका सेल कांस्टेंट निकालते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को आपने वही कनेक्टिविटी सेल यूज़ करा है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से एक बात पता चल जाएगी, जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। ये आपको पता है, दिस इज कनेक्टिविटी, सॉरी ये कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस क्या है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा सीधे के पे। ए और एल तो आपके कांस्टेंट्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों आपके कांस्टेंट होते हैं, तो कंसंट्रेशन आपका सीधे के पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि कंडक्टेंस आपका क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और डिक्रीज करेगा अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो ये जी क्या होगा, ये जी भी बढ़ेगा। तो मोलर कनेक्टिविटी, लेकिन मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, वो उसके साथ जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना, उसके साथ जस्ट अपोजिट होता है जो इसका केस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको अब हम आगे की जो बातें हैं वो कल डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है ना, इसको कल डिस्कस करेंगे। बस इतनी बात याद रखेंगे कि लैम्डा एम विल इंक्रीज एंड के विल डिक्रीज, ठीक है ना, जैसे कंसंट्रेशन आपको कम करनी है, ठीक है ना। थैंक यू।